नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारे सिलेबस में हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में एक यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। अब जो आपके सिलेबस में सेकेंड यूनिट है उसका नाम है काइनेमेटिक्स यानी गतिकी। और मेरा ऐसा मानना है कि काइनेमेटिक्स पढ़ने से पहले आपको एक अन्य टॉपिक जो है जिसका नाम वेक्टर्स है वो आपको आना चाहिए। वेक्टर्स की इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि भाई आप जब काइनेमेटिक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम इस तरह की कुछ चीज़ें आएंगी। ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज है। एनर्जी का भी कहीं ना कहीं काम आएगा, वर्क डन का भी कहीं ना कहीं नाम आएगा। कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि स्केलर है। लेकिन आप यहाँ जो वेक्टर्स के अंदर पढ़ोगे जिसमें वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, फोर्स ये सब बातें हैं, तो इनका आपको एक प्रॉपर मीनिंग पता होना चाहिए, इनकी प्रॉपर फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको पता होनी चाहिए। ये पता करने के लिए आपको वेक्टर की प्रॉपर्टी जाना काफ़ी आवश्यक है। जब आप न्यूमेरिकल लगाते हो काइनेमेटिक्स के तब भी आपके वेक्टर कंप्लीट हेल्प करता है। और जब आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग होती है तो न्यूमेरिकल्स करना सिर्फ एक थ्योरी का चेक होता है कि आपने थ्योरी कितनी स्ट्रॉन्ग की है, उसका चेक करने के लिए हम या उसका टेस्ट करने के लिए हम सिर्फ न्यूमेरिकल करते हैं। तो ये जो हम आज का टॉपिक लेंगे वो टॉपिक है वेक्टर्स एंड स्केलर्स। तो वेक्टर जो है इसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए इस टॉपिक के अंदर। अगर ऐसा हो जाता है तो एंटायर फिजिक्स के अंदर, पूरी फिजिक्स के अंदर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले अपन 2 या 3 लेक्चर के अंदर वेक्टर्स को कंप्लीट करेंगे। जब हमारा वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा, कई चीज़ों की हमारे को अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, फिजिकल सिग्निफिकेंसेज पता चल जाएंगे, तो उसके बाद में हम आसानी से जो है अपने आगे का काइनेमेटिक्स जिसमें हम 1 डायमेंशन मोशन पढ़ेंगे, 2 डायमेंशन मोशन पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स आएगी, उनको भी सोल्व करेंगे। तो कई जगह ऐसी आएगी जब हमारे को वेक्टर अगर ढंग से आता है तो हम आराम से उन प्रॉब्लम्स को ईजी वे के अंदर निकाल सकते हैं। तो वेक्टर की डेफिनेशंस हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं, उन सभी के हम आगे वाले जो हमारे 2-3 लेक्चर हैं इन सब में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ वेक्टर अलजेब्रा की। वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा में हम 2 क्वांटिटीज पढ़ेंगे, वेक्टर एंड स्केलर। तो भाई वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं? ये सिर्फ 2 क्वांटिटीज हम देख रहे हैं, होती है फिजिकल क्वांटिटीज ही हैं। लेकिन जो हम फिजिकल क्वांटिटीज की अंडरस्टैंडिंग हमारे को पता है, जितना हम फिजिकल क्वांटिटीज को समझते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने फिजिकल क्वांटिटीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो यहां अपन देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि भौतिक राशियां। भौतिक राशियां। तो बच्चों भौतिक राशियों को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो वन ऑफ द पार्ट जो है वो है हमारा प्योर रेशियो। प्योर रेशियो के अंदर हम लोग जब बात करते हैं तो उन राशियों की, उन फिजिकल राशियों की बात की जाती है जिनके लिए हमें यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उनका एक आंकिक मान चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए जो उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगी। उसके अलावा हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए। आसान भाषा में बात करें तो अपवर्तनांक, रिलेटिव डेंसिटी यानी आपेक्षिक घनत्व, घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक में दोनों आ जाएंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन यानी गतिक घर्षण गुणांक और स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि स्थैतिक या स्थिर घर्षण गुणांक। फिर उसके बाद में आप पारगम्यता पढ़ते हो, चुंबकीय क्षेत्र में जब पढ़ते हो तो पारगम्यता पढ़ते हो। उसके बाद में आप विद्युतशीलता पढ़ते हो।
उसके बाद में आप रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ते हो। तो इस तरह करीब करीब 130 फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो आपके प्योर रेशियो है, यानी वो जब डायरेक्ट आप किसी भी आप डायरेक्ट लिखते हो, जैसे म्यू इज इक्वल टू 1.25, यानी ये म्यू इज इक्वल टू 1.25 लिखते ही आपके दिमाग में आ गया कि भाई किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.25 है। यहां आपको आगे कोई मीटर, सेंटीमीटर, सेकेंड या कुछ भी यहां यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है, यानी ये प्योर राशियां हैं। जैसे मैं बात करूं जल का घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, जल का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, सभी जानते हैं 1 होता है। तो यहां आपको अपेक्षिक घनत्व लिखने के बाद में इसकी यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है, यानी आपको किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ डेंसिटी में जरूरत है। अपेक्षिक घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी के अंदर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो। मैं आपको एक फंक्शन देता हूं, जैसे मैं घर्षण गुणांक लिखता हूं तो मैं लिखता हूं म्यू एस, स्टैटिक घर्षण 0.5। मैंने यदि यहां म्यू एस लिख दिया और 0.5 आगे लिख दिया, तो यहां मेरे को इस तरफ, जैसे मैं जानता हूं कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यू, यानी ये न्यूमेरिकल वैल्यू और ये होती है मेरी यूनिट, तो यहां आपको न्यूमेरिकल वैल्यू की ही आवश्यकता है, यूनिट की आवश्यकता नहीं है। ऐसी भौतिक राशियां जिनको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से दर्शाया जा सके, यूनिट की आवश्यकता नहीं है, प्योर रेशियो कहलाती है। इसमें एप्सिलॉन का मान भी आ सकता है, चुंबकीय पारगम्यता भी आ सकती है। तो अपन ने प्योर रेशियो के बारे में बात करी है। तो जैसे म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स प्योर रेशियो है, आपके पास रिलेटिव डेंसिटी यानी अपेक्षिक घनत्व प्योर रेशियो है, आपके पास एप्सिलॉन प्योर रेशियो है, माध्यम का अलग होता है और निर्वात के लिए अलग होता है। अब जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका काफी यूज करते हो, स्थिर वैद्युतिकी में म्यू, मैग्नेटोस्टैटिक्स में काफी यूज होता है। मैं एम लिख देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड के लिए, यहाँ में जो है वो फ्रिक्शन के लिए लिख लेता हूँ एफ एस और एफ एन, और इस तरह से ये काफी सारी क्वांटिटीज हो सकती है, करीब करीब 130। जैसे रेनॉल्ड्स नंबर है 1000, 2000 से लेकर 5000 के मध्य जिनके मान होते हैं, ऐसे खूब सारे हैं। नंबर सेकेंड जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी है आपके पास स्केलर। स्केलर नंबर 2 है स्केलर, जो आप काफी पढ़ते हो और काफी पढ़ के भी आए हो। तो ये वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन का सेंस आपको नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा। कहने का मतलब है कि दिशा की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास किसी भी भौतिक राशि का परिमाण है तो आपके पास दिशा की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए क्या है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, केवल परिमाण है तो आपके पास काम चल जाएगा। परिमाण की आवश्यकता, परिमाण की आवश्यकता, दिशा की आवश्यकता, यानी परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें दिशा की सेंस होने की, आपको डायरेक्शन का सेंस होने की आवश्यकता नहीं है, स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसमें आपको परिमाण तो होना ही चाहिए। परिमाण का मतलब आपके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, कोई फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, उसकी आवश्यकता है तो वह राशि आपके पास स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। तीसरी बात, ये जो है स्केलर यानी कि आपके पास स्केलर में सामान्य बीजगणित के नियम लगते हैं। इसमें आपके सामान्य बीजगणित के नियम लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 kg आलू प्लस 2 kg आलू, टोटल कितने हुए भाई, 7 kg आलू। तो 7 क्या हो गया मैग्नीट्यूड और kg क्या हो गई उनकी
मात्रा, यानी 7 किलो आलू, आपको मात्रा पता चल गई 7 किलो आलू, किस दिशा में आलू कोई मतलब नहीं है। चलिए, ये बेसिक जो बीजगणित होती है सामान्य, आप जैसे बीजगणित जोड़ते हो, जैसे बीजगणित में आप राशियों को घटाते हो, वह सारे गणितीय नियम इसमें आसानी से लग जाएंगे। अब आपको यहां कंफ्यूज करने वाली एक चीज आएगी, वो कंफ्यूज कैसे कर सकती है, जैसे चार्ज यानी आवेश। आवेश को दो तरीके से लिखा जाता है, प्लस और माइनस। कई बार कहता है कि प्लस क्यू आवेश की दिशा में, कभी कहता है माइनस क्यू आवेश की दिशा में। तो आपको वो प्लस क्यू आवेश की दिशा बता रहा है, तो आप कहोगे सर प्लस क्यू आवेश की दिशा, इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें दिशा की आवश्यकता पड़ रही है, तो हम तो उसको स्केलर नहीं मानेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ प्लस और माइनस उनके गुण हैं। चार्ज की दो प्रॉपर्टी होती है, चार्ज के दो मूलभूत, या ये कह सकते हैं कि उनके दो जन्मजात गुण होते हैं कि वो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के पेयर में पाया जाता है। इस कारण से चार्ज की दो प्रॉपर्टीज हैं, न कि ये चार्ज की डायरेक्शन या दिशा है। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये चार्ज की दो दिशाएं नहीं है, सिर्फ चार्ज के दो गुण हैं कि एक गुण उसका धनात्मक है और एक गुण उसका ऋणात्मक है। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ चार्ज से कंफ्यूज नहीं होना है। छोटे से एग्जाम्पल की बात करें तो आप छोटी कक्षाओं से, कक्षा 9 से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, फिर आपने कक्षा 11 में भी पढ़ा है, 12 में भी पढ़ा है। तो सबसे पहले दूरी यानी डिस्टेंस, फिर उसके बाद में पढ़ी आपने चाल, कार्य यानी वर्क डन, ऊर्जा, इस तरह के खूब सारे एग्जाम्पल स्केलर्स के हो सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 आता है हमारे पास वेक्टर। वेक्टर का मतलब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, या फिर कक्षा 9 में आपको थोड़ी बहुत डेफिनेशन बताई है, या फिर कक्षा 11 और 12 में आपने पढ़ा है कि किसी भी भौतिक राशि के लिए परिमाण और दिशा, यानी परिमाण प्लस दिशा, इन दोनों की जिसमें आवश्यकता होती है वह भौतिक राशि सदिश राशि कहलाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक अधूरी डेफिनेशन है, ये एक पूरी डेफिनेशन नहीं है, ये पूरी डेफिनेशन नहीं हो सकती। इसका मतलब पूरी डेफिनेशन जानने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज और भी हैं, जिसमें हम नंबर 1 बात करें तो सबसे पहले परिमाण तो होना ही चाहिए। तो राशि का परिमाण, चलिए एक बात तो हो गई। नंबर 2, भौतिक राशि की दिशा, चलो दूसरी बात भी हो गई। नंबर 3, समांतर चतुर्भुज नियम का पालन। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, समांतर चतुर्भुज नियम का पालन, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। यह समांतर चतुर्भुज का नियम है, पैरेललोग्राम लॉ है, इसका पालन करना चाहिए। इनको बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 4, ये आपके क्रम विनिमयता के नियम का पालन भी करना चाहिए। क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता का पालन, यानी कोई दो वेक्टर a प्लस वेक्टर v को हम b वेक्टर प्लस a वेक्टर भी जोड़ सकते हैं, जिससे ये दोनों इक्वल रहें। तो ये 4 नियम का कोई भौतिक राशि अगर पूर्ण रूप से पालन करती है तब ही वह वेक्टर कहलाती है। सिर्फ इन दो चीजों के पालन करने से
वह राशि वेक्टर नहीं कहलाएगी। ये आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे, उसमें आपको कंफ्यूजन होगा, तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। तो परिमाण प्लस दिशा के अलावा समांतर चतुर्भुज नियम का पालन करना चाहिए, उसके अलावा क्रम विनिमयता के नियम का भी पालन करना चाहिए। एग्जांपल देख लो भाई इसके। तो एग्जाम्पल के अंदर हम यहां से हमने दूरी ली है, तो यहां हम लेंगे विस्थापन। दूसरा हम यहां हमने चाल ली है, तो यहां लेंगे हम वेग। फिर हम लेंगे त्वरण, बल, संवेग, बल आघूर्ण, कोणीय संवेग, ये हमने रेखीय संवेग लिखा है, कोणीय संवेग। इस तरह से बहुत सारी भौतिक राशियां होती है जो सदिश राशियां कहलाती है। क्यों? क्योंकि वो भौतिक राशियां इन 4 नियमों का पालन करती है। दिशा से मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई आपने कह दिया कि कोई वेक्टर है, और वो वेक्टर जो है वो, या कोई ये लाइन है और ये लाइन इस दिशा में जा रही है, तो इस दिशा का मतलब फिजिक्स में डिफाइन नहीं है। हम कहेंगे कोई वेक्टर है जिसका परिमाण 15 सेंटीमीटर है और वो एक्स एक्सिस दिशा में जा रहा है, तभी वो डिफाइन है। या मैं कहूं कि मेरे पास 10 न्यूटन का बल है और वह पूर्व दिशा में लगाया जाता है, तो ही वो डिफाइन है। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास 10 न्यूटन का बल है और मैं उसको ऊपर लगा रहा हूं, तो यहां कोई डिफाइन नहीं है। मैं ये कहूं कि मैं ऊपर की दिशा में लगा रहा हूं, तो वो डिफाइन है। अगर मैं कहूं कि 10 न्यूटन का बल है, उसको मैं इस तरफ लगा रहा हूं, इधर उधर हाथ की तरफ लगा रहा हूं, उसका कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 10 न्यूटन का बल है और मैं उसको वेस्ट डायरेक्शन में लगा रहा हूं, तभी उसका फिजिकल मीन है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, दिशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बतानी चाहिए। वेक्टर की एक ही डायरेक्शन होती है, उसके अलावा उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। प्रोबेबली उसकी डायरेक्शन 1 के इक्विवेलेंट ही होती है। तो ये बात कर ली। अब अपन जो है वो डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल में अपन देखते हैं टाइम। आपसे पूछा गया है व्हाट इज टाइम, तो आप फटाक से आंसर दोगे सर टाइम स्केलर है, टाइम एक अदिश राशि है। पूछे क्यों, तो आप डायरेक्ट कहोगे सर टाइम की कौन सी दिशा होती है, टाइम के सिर्फ परिमाण होता है। एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो बोलते हैं साहब 2 आवर प्लस 4 आवर, यानी आपने सुबह 2 घंटे पढ़ाई की, शाम को 4 घंटे पढ़ाई की, टोटल पढ़ाई कितनी की, 6 आवर। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो 2 घंटे आपने सुबह पढ़ लिया, 4 घंटे शाम को पढ़ लिया, तो टोटल कितने घंटे पढ़े, 6 आवर। लेकिन आपकी ये बात करने से तो आपका टाइम स्केलर हो ही गया। तो आपने कह दिया सर टाइम जो है आपका, इसके बिहाफ में आंसर क्या आया, यहां स्केलर, इसके बिहाफ में आपका आंसर आया स्केलर। लेकिन मैं आपसे कहूं कि टाइम में सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है, यानी टाइम हमेशा पास्ट टू प्रेजेंट टू फ्यूचर चलता है, यानी आज का समय जो बीत गया वो कल दोबारा नहीं आएगा। टाइम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलता है। तो अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन हुआ कि भाई टाइम में तो दिशा की बात हो रही है, यानी टाइम में तो पर्टिकुलर बात हो रही है, तो फिर ये वेक्टर होना चाहिए। तो आपका जवाब बदल गया कि हाँ सर वेक्टर ही होना चाहिए। ये बातें मेरे दिमाग में भी आई, ये बातें आपके दिमाग में भी आई कि भाई वेक्टर होना चाहिए। यानी आपको परिमाण मिला 6 आवर, ठीक है। आपको एक पास्ट टू प्रेजेंट टू फ्यूचर, ये आपको एक डायरेक्शन मिली। टाइम हमेशा पास्ट टू प्रेजेंट टू फ्यूचर चलता है, ये आपको डायरेक्शन मिली। तो आपकी एक बात पूरी हो गई कि परिमाण भी है 6 घंटे, दिशा भी है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, तो क्या ये दोनों नियम भी पालन करेगी? बिल्कुल, करके देख लेते हैं। तो हम करते हैं R स्क्वायर, हमारे पास ये वैल्यू आना चाहिए। देखते हैं
आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, 2pq cos थीटा। अब देखिए ये निकालने के लिए हमारे पास दो वेक्टर चाहिए, तो मैं 2 घंटे को मान लेता हूं p वेक्टर और इस आगे वाले को मान लेता हूं मैं q वेक्टर। यानी 4 घंटे हैं तो परिमाण ज्यादा है, तो q वेक्टर, p घंटे परिमाण कम है, इसका मतलब 2 घंटे ही है, तो ये छोटा वेक्टर हो गया। इन दोनों वेक्टरों का अपन समांतर चतुर्भुज नियम से पालन करके देखते हैं होता है कि नहीं। हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए 6। ओके, यहां मैं रखता हूं 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2 गुणा 6 कोस थीटा का मान कितना रखूं भाई? ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों पैरेलल है क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं। ये तो आप जानते हो कि दोनों ही एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इनके बीच का कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री। कोस 0 का मान होता है 1। तो आपके पास कितना बना ये? अगर आप इसको इस रूप में कहीं p और q के रूप में रख के सरल करो तो ये आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा? p प्लस क्यू का होल स्क्वायर आएगा, उससे स्क्वायर का स्क्वायर कट जाएगा। या आप इसको सोल्व करके भी देख सकते हो, सोल्व करके देखोगे तब भी वो बराबर ही आएगा और रिजल्ट आपके पास 6 आवर ही फाइंड होगा। रिजल्ट आपके पास कितना आएगा? 6 आवर ही आएगा। तो आपने कहा सर ये नियम भी पालन करता है, चलिए कोई बात नहीं। अगला नियम देखते हैं, क्रम विनिमयता वाला। तो क्रम विनिमयता का नियम भी देखेंगे। हमने ये चेक किया कि भाई परिमाण है, हमने ये चेक किया तो बोला दिशा भी है, फिर हमने समांतर चतुर्भुज चेक किया तो बोला ये भी है। तो अब एक कम्यूटेटिव लॉ जो है यानी क्रम विनिमय नियम वो भी चेक कर लेते हैं। तो पहले मैं लिखता हूं 2 आवर प्लस 4 आवर इज इक्वल टू 6 आवर, ठीक है। अब की बार मैं b प्लस ये करता हूं तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, यानी ये रूल भी फाइंड आउट सही हो रहा है। चारों नियम लग रहे हैं, यानी ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी समय जो है वो स्केलर है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो यहां से हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं और इन सभी चीजों का पालन करते हैं तो हमारे को एक बात सीधी सीधी समझ में आती है कि यूनिक डायरेक्शन वाला वेक्टर स्केलर ही होता है। लेकिन फिर भी समय स्केलर है, क्यों है? क्योंकि यूनिक डायरेक्शन यानी एक पर्टिकुलर दिशा, यानी हमेशा उसकी एक ही दिशा होगी, उसके अलावा उसकी कोई भी दिशा नहीं हो सकती, तो वह हमेशा क्या कहलाता है? एक यूनिक वेक्टर ही कहलाता है। तो यहां से मैंने टाइम को स्केलर प्रूव कर दिया। अब यानी हमने देखा तो ये वेक्टर वाली प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है, लेकिन ये वेक्टर है नहीं, लेकिन ये वेक्टर है ही नहीं। इसका एक एग्जाम्पल और है, वो भी हम थोड़ा सा करके देखते हैं। करंट यानी धारा, कहने को तो धारा भी क्या है? स्केलर है। यह कक्षा 11-12 में देख चुके हो कि धारा जो है अदिश राशि होती है। क्या परिमाण की आवश्यकता है? बिल्कुल है। कितने एम्पीयर करंट आया? परिमाण की आवश्यकता है। क्या दिशा की आवश्यकता है? नहीं है। कई कहेंगे साहब पता नहीं, कई कहेंगे साहब दिशा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इसमें दिशा की आवश्यकता कैसे है। करंट हमेशा जैसे आपके पास ये करंट है, ये आपने लगाया तो ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन हमेशा यूं जाएंगे, ठीक है, और हमेशा यूं आएंगे। इलेक्ट्रॉनों के उल्टी दिशा में धारा प्रवाह होती है, तो करंट फ्लो इधर होगी। यानी हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, करंट ऑलवेज फॉलो हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी इसकी एक दिशा है। जैसे हमारे पास टाइम की एक दिशा आई थी, पास्ट टू प्रेजेंट टू फ्यूचर, ये एक दिशा आई थी, तो इसकी हमेशा एक दिशा होगी हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो दिशा की आवश्यकता तो है, यानी हमारे पास राशि का परिमाण भी आ गया, राशि की दिशा भी आ गई,
तो इन नियमों का पालन कराएंगे तो वो भी हो ही जाएंगे। सामान्य सी बात है भाई, कितने करंट हो गई, 2 एम्पियर और फिर 4 एम्पियर, कुल कितनी करंट हो गई, 6 एम्पियर। आप किसी भी नियम से जोड़ लीजिए, करंट कितनी आ जाएगी, 6 एम्पियर। लेकिन फिर भी यह राशि स्केलर है, क्यों? क्योंकि ये यूनिक डायरेक्शन का वेक्टर है, एक यूनिक डायरेक्शन का वेक्टर है। तो यहां हमारे पास एक वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बन के आती है। वो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है उसको हम यहां लिख लेते हैं। ए वेक्टर विथ यूनिक डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर। एक ऐसा सदिश जिसकी दिशा यूनिक है, यानी एक ही दिशा है, एक ही संभव दिशा है, तो वो क्या कहलाता है, स्केलर। एक एग्जांपल आप और ले लो, प्रेशर यानी दाब। प्रेशर यानी दाब, सभी जानते हैं दाब P बराबर फोर्स अपॉन एरिया। दाब P बराबर क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया। यानी फोर्स यानी बल, और बल किधर लगा, एक पर्टिकुलर एरिया पर। अगर मैं इस मार्कर पर बल लगाना चाहूं तो मैं यहां से एक पर्टिकुलर एक ही दिशा में बल लगा सकता हूं, ये नीचे जाएगा। ये तो नहीं है कि मैं बल लगा रहा हूं यहां और ये दौड़ रहा है इधर या दौड़ रहा है उधर, ऐसा नहीं है। अगर मैं इस तरफ बल लगा रहा हूं तो नीचे ही जाएगा, और यदि मैं नीचे से बल लगा रहा हूं तो हमेशा ये ऊपर ही आएगा, यानी एक यूनिक डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये भी क्या होता है, यूनिडायरेक्शन है। इसमें दिशा तो है, लेकिन दिशा क्या है, एकांक दिशा है, एक सिंपल दिशा है, एक ही दिशा में जा रहा है। तो ये अगेन यूनिक वेक्टर हो गया, इट इज कॉल्ड स्केलर। तो यहां ये स्केलर का एग्जाम्पल भी हो गया, तो मैं यहां दाब भी लिख सकता हूं। इसी के साथ हमारे पास एक चौथी राशि और आती है, और उस चौथी राशि को हम कहते हैं टेंसर। उस चौथी राशि का नाम क्या है, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर की अपन बात करें तो इस राशि को हम बोलते हैं प्रदिश। प्रदिश राशियां वे राशियां होती है जिनका परिमाण व दिशा स्थान के साथ साथ परिवर्तित हों। यानी कोई टेंसर राशि जिसका किसी पर्टिकुलर या किसी निश्चित स्थान पर कोई परिमाण व दिशा का मान जो भी आपके आ रहा है वो आपने नोट किया, कुछ समय बाद उस राशि का थोड़ा सा स्थान परिवर्तित हुआ, जितने में उसकी परिमाण व दिशा भी परिवर्तित हो गए। यानी वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण व दिशा स्थान के साथ साथ परिवर्तित हो, क्या कहला सकती है, प्रदिश राशियां या टेंसर क्वांटिटीज। इनका अपने कोई बेसिकली अपने सिलेबस में विशेष यूज नहीं है, जहां जहां यूज आएगा तो आपको और बता दिया जाएगा। एक एग्जाम्पल है इसके, जड़त्व आघूर्ण यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आपने पढ़ रखा है किसी भी, अगर अपन एक पट्टिका की बात करें, ये एक पट्टी है, इस पट्टी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इस एक्सिस यानी इधर की जगह हमने स्थान छोड़ दिया, इधर की तरफ हमने स्थान छोड़ दिया, इस एक्सिस के तरफ इसको घुमाया जाता है या इस एक्सिस के अराउंड इसको घुमाया जाता है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ml²/3। लेकिन इसके बावजूद अगर इसको यहां से घुमाया जाता है, एंगल ऑफ रोटेशन इसका यहां है, यहां से पकड़कर घुमाते हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ml²/12। देखिए दोनों मान बिल्कुल अलग अलग है। इसका मतलब जैसे ही हमने स्थान बदला, इनका परिमाण व दिशा दोनों ही बदल गए हैं। तो ये राशियां क्या कहलाती है, आपके प्रदिश राशियां। तो ये हमारे पास एक वेक्टर की बात होती है, और उस वेक्टर में हमने फटाफट अभी अपन रिकैप करके देख लेते हैं कि वेक्टर अलजेब्रा में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो वेक्टर अलजेब्रा में हमने पढ़ा है कि
भौतिक राशियां चार तरह से डिवाइड की जा सकती हैं। एक प्योर रेशियो के रूप में, यानी जो आपके पास शुद्ध अनुपात होते हैं जिनके लिए आपको इकाई या यूनिट लगाने की आवश्यकता नहीं है, वे भौतिक राशियां। दूसरी भौतिक राशियां आपकी होती है स्केलर क्वांटिटीज, और स्केलर क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज होती हैं जिनके लिए आपको परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता नहीं है, और वे जो सामान्य बीजगणित के नियम पालन करते हैं वो आपके हो गए। जैसे आपने 2 किलो आलू प्लस 2 किलो आलू दो जगह से लिए तो आपके पास कुल 7 किलो आलू हो गए। ये दो मार्कर हैं, ये दोनों मार्कर वैसे अलग अलग क्वांटिटीज हैं, लेकिन अगर मैं इनकी लेंथ की बात करूं तो अगर मैं इनको जोड़ूं तो इनकी लेंथ बराबर है। अगर एक की लेंथ 15 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ भी 15 सेंटीमीटर है तो मैंने दोनों को आपस में अटैच कर दिया तो मेरे पास टोटल लेंथ कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर। तो ऐसा भी हम बता सकते हैं। फिर आपको एक कंफ्यूज करने वाली चीज आएगी, वो है चार्ज। चार्ज हमेशा दो तरह के होते हैं, वो उनकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ प्लस और माइनस चार्ज की दिशा कतई नहीं है, यहाँ इनकी सिर्फ ये गुण है। फिर हमने इसके एग्जाम्पल देखे, फिर हमने वेक्टर देखा। वेक्टर में हमने देखा कि परिमाण व दिशा केवल एक दोनों होने से वह राशि वेक्टर हो यह आवश्यक नहीं है, उसके लिए ये चार चीजें भी पालन होनी चाहिए। फिर हमने इन चार चीजों को पालन करने के लिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिए थे, और एग्जाम्पल में हमने टाइम को देखा था कि टाइम के अंदर सेंस ऑफ डायरेक्शन तो होता है, लेकिन सेंस ऑफ डायरेक्शन अकेले होने से काम नहीं होता है। सेंस ऑफ डायरेक्शन के साथ उसकी दिशाएं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, यानी उसकी यूनिक डायरेक्शन होती है। और जिस फिजिकल राशि की डायरेक्शन यूनिट होती है, यूनिक डायरेक्शन होती है, उसके गुण भले ही आपके वेक्टर जैसे हों, लेकिन वो राशि हमेशा स्केलर राशि ही होती है। तो ये हमने भौतिक राशियों के बारे में काफी कुछ अध्ययन किया है, और इस अध्ययन के ही कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें। और हम उस लेक्चर में देखेंगे कि वेक्टर अलजेब्रा में आगे की वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। फिलहाल हमारे पास वेक्टर की हमने जो है वो काफी कुछ वेक्टर के बारे में हमने परिभाषाएं पढ़ी है, और परिभाषाओं से हमने वेक्टर को सीखने का प्रयास किया है। आगे के लेक्चर्स में वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी, वो प्रॉपर्टीज जो आपको वेक्टर समझने में आसान करेगी आपकी काम को। और उसके बाद में हम उसकी थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, कुछ सिंपल रूल्स वगैरह पढ़ेंगे। जैसे हमने ये रूल्स वगैरह देखे हैं उनको वापस डेराइव करके देखेंगे, और क्या देखेंगे वो रूल कहाँ कहाँ और कैसे कैसे काम आ सकते हैं। धन्यवाद।